हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग पिछले क्लास के अंदर चर्चा कर चुके थे कि भारत में कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख फसलें उपजाई जाती हैं, उनके बारे में एक हमने सामान्य जानकारी यहाँ पर प्राप्त की थी। आज हम जो उन फसलों का वर्गीकरण है जो कि हम लोगों ने पहले जाना था कि हम फसलों को अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटते हैं, उसमें आज हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करते हैं कि भारत के अंदर उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं और उनके अंतर्गत किन किन राज्यों के अंतर्गत किस किस प्रकार से उसका उत्पादन होता है और उसका प्रतिशत योगदान कितना है और उसके साथ साथ उत्पादकता कितनी है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं या अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो खाद्यान्नों की दृष्टि से अब वर्तमान में तो आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के अंदर कृषि विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न प्रयत्नों के सुखद परिणाम हमें दिखाई देने लगे हैं। तो भारत के अंदर जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती हैं, उनके अंतर्गत सबसे पहले और प्रमुख फसल आती है जो है चावल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चावल जो है वो मानसूनी जलवायु की उपज है और भारत को ही चावल की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः यदि हम देखें तो भारत के अंदर विश्व का लगभग 20% चावल जो है वो उत्पादित होता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत चावल उत्पादन में भी विश्व के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ये जो चावल है, इस चावल की उपज के लिए कुछ प्रमुख दशाएं होती हैं, उन दशाओं के बारे में भी हमें एक सामान्य जानकारी प्राप्त होना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चावल जो है वो खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल होने के कारण से ये एक उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में भी जानी जाती है और जिसके लिए तापमान जो है वो सामान्यतः 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना इसके लिए आवश्यक माना जाता है। वहीं उसके साथ साथ वर्षा के लिए यदि हम बात करें तो 60 से लेकर के 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों के अंतर्गत चावल की कृषि की जाती है। कम वर्षा वाले भागों के अंतर्गत इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वहीं अधिक वर्षा वाले भागों के अंदर इसकी उपज अधिक प्राप्त होती है। क्योंकि चावल का जो पौधा है इसे लगभग बोने के बाद से 75 से 90 दिन तक पानी में डूबा रहना आवश्यक होता है, इसलिए इस चावल की कृषि के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इसी कारण चावल की कृषि या तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत ही हमें दिखलाई देती है, जैसा कि हमें इस मानचित्र से भी स्पष्ट होता हुआ दिखलाई दे रहा है कि ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र में हम भारत के अंतर्गत जो चावल उत्पादन है उस चावल उत्पादन क्षेत्रों को राज्यानुसार हम देख सकते हैं कि जहां जहां पर या तो वर्षा का औसत अधिक है या फिर सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत ही प्रमुख रूप से चावल की कृषि की जाती है। इसके लिए सामान्यतः यदि हम कहें तो चीका युक्त मिट्टी उत्तम होती है, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो अधिक समय तक आर्द्रता धारण कर सकती है। वहीं इसके लिए समतल धरातल और कुशल श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ ही इस कृषि के अंतर्गत जो 3 फसलें उत्पादित होती है, ओस, अमन और बोड़ो। इसके अंतर्गत यदि हम बात कहें तो ओस जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में, अमन जो है वो सर्दियों में और बोरो जो है वो गर्मी की ऋतु के अंतर्गत काटी जाती है। वहीं शीतकालीन जो अमन की फसल है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो कि जून से अगस्त तक बोकर के नवंबर से जनवरी के मध्य काट ली जाती है। अब यदि हम बात करें तो ये जो भारत के अंतर्गत चावल की कृषि के क्षेत्र हैं, ये चावल की कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर हम देखें तो कुल फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुपात में यदि हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल 13.43% भाग पर, यानी कि पश्चिम बंगाल के 13.43% भाग पर चावल की कृषि होती है। तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो जितना भी कृषि योग्य क्षेत्र है उसमें 12.37% भाग पर, तो उड़ीसा में 10.41 पर, आंध्र प्रदेश के अंदर 8.21% पर और पंजाब में 6.68% भाग पर चावल की कृषि होती है। वहीं उत्पादन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो हमें पश्चिम बंगाल के अंदर भारत के कुल चावल उत्पादन का 16.10% भाग उत्पादित दिखाई देता है। वहीं पंजाब में 12.61%, उत्तर प्रदेश में 12.13%, आंध्र प्रदेश में 11.83% और उड़ीसा के अंदर 7.76% उत्पादन प्राप्त होता है।
इस मानचित्र के अंतर्गत भी हम यही देख सकते हैं कि ये जो छायांकित क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, इस छायांकित क्षेत्र के अंतर्गत ही भारत में चावल की कृषि मुख्य रूप से होती है। और ये जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र या तो अधिक वर्षा प्राप्त करता है या यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं विकसित है, जिसके कारण से यहाँ पर चावल की कृषि का विकास हुआ है। हम इस मानचित्र के अंतर्गत भी ये देख सकते हैं कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं डार्क शेड के अंतर्गत, यहाँ पर तो चावल का अधिक भाग यानी कि कृषि योग्य भूमि में अधिक प्रतिशत के रूप में चावल की कृषि की जाती है। वहीं ये जो हमें लाइट शेडों के अंतर्गत जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चावल का उत्पादन तो होता है लेकिन अन्य फसलें भी यहाँ पर अधिक उत्पादित होती हैं। तो इसीलिए मेजर एरिया के रूप में ये जो डार्क शेड हमें दिखाई दे रहा है भारत के मानचित्र के अंतर्गत, इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रमुख फसल के रूप में चावल उत्पादित होता है। वहीं दूसरे इन क्षेत्रों में जहां पर ये छायांकित भाग हमें लाइट शेडों के रूप में दिखाई दे रहा है, वहां पर गौण क्षेत्रों के रूप में चावल उत्पादित होता है। अब यदि हम देखते हैं तो भारत के अंतर्गत जो चावल की कृषि के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि भारत में चावल की उत्पादकता बहुत कम है। भारत में लगभग 2400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही औसत उत्पादकता आंकी गई है। इसके पीछे, इतनी कम उत्पादकता के पीछे कई सारे कारण हमें दिखाई देते हैं। उन कारणों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसकी कृषि जो मुख्य रूप से पूर्वी भारत के अंतर्गत हो रही है, ये यहाँ के कुछ भागों में हमेशा बाढ़ की स्थिति रहती है, या यूं कहें तो वर्षा काल के दौरान यहाँ के अधिकांश भाग में बाढ़ की आवृत्ति रहती है, जिसके कारण से फसल को नुकसान होता है। वहीं उसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारत के अंतर्गत खेतों का आकार भी बहुत छोटा है और छोटा होने के कारण से यहाँ पर उत्पादकता का भी उस पर प्रभाव हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उन्नत बीज और उर्वरकों की कमी और ऋण की सुविधाओं की कमी के कारण से भी हमें इसी प्रकार से भारत के अंदर उत्पादकता के अंदर कमी दिखाई देती है। यद्यपि अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उत्पादकता बढ़ाने के, लेकिन फिर भी अभी विश्व के अन्य दूसरे देशों की अपेक्षा भारत के अंतर्गत चावल की उत्पादकता हमें कम दिखाई देती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं इस मानचित्र के अंतर्गत भी कि किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो राइस क्रॉप्ड एरिया है, कि जहां जहां पर चावल की कृषि होती है, वो कुल क्रॉप्ड एरिया यानी कि जो सकल कुल कृषि भाग है, उसके लगभग 75% से अधिक भाग पर तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इन क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ पर अधिकांश भाग में, और पूर्वी भारत के इन राज्यों के अंतर्गत हमें अधिक रूप में चावल की कृषि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त 46 से 75% भाग पर यहाँ पर जहां हमें दिखाई दे रहा है शेष पूर्वी भारत में, उन भागों में 46 से 75% भाग पर, वहीं 16 से 45% भाग पर और 1 से 15% भाग पर भी हमें इस प्रकार से कृषि यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरी प्रमुख फसल आती है, जिसको कि हम गेहूं कहते हैं, इस गेहूं की कृषि मुख्य रूप में मध्य भारत के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। मध्य भारत का अर्थ पूर्वी भारत के अंतर्गत तो चावल की कृषि की प्रधानता है, वहीं मध्य भारत के अंतर्गत हमें गेहूं की कृषि की प्रधानता दिखलाई देती है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, बिहार, इन भागों के अंतर्गत हमें गेहूं की कृषि अधिक होती हुई दिखलाई देती है। गेहूं जो है वो रबी की फसल के रूप में जानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार की फसल के लिए बोते समय तो कम तापमान और पकते समय पर अधिक तापमान की इसके अंदर आवश्यकता पड़ती है, और सामान्यतः ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इसकी कृषि होती है। लेकिन इस समय पर चूंकि भारत में वर्षा नहीं होती है, इसके कारण से भारत में इसकी कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास अति आवश्यक हुआ है। इसी रूप में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की कृषि की जाती है 33.97% भाग पर, वहीं मध्य प्रदेश में 15.03, पंजाब में 12.38%, हरियाणा में 8.76 और राजस्थान में 8.41% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो वहीं उत्पादन में भारत के कुल उत्पादन का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लगभग 1/3 भाग अकेले उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान भी उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि भारत के अंतर्गत जो गेहूं उत्पादित क्षेत्र हैं, उनमें किस प्रकार से जो परसेंटेज है कुल कृषि क्षेत्रफल के अंतर्गत कि कितने भाग पर
कृषि गेहूं की कृषि की जाती है उनमें हम देख सकते हैं कि ये पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 30% से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि होती है। वहीं उसके साथ साथ अन्य भागों में किसी में 21 से 30%, कहीं पर 11 से 20%, कहीं पर 2 से 10% तक की हमें कृषि दिखाई देती है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि गेहूं की कृषि मुख्य रूप से मध्य भारत के अंतर्गत होती हुई हमारे को दिखलाई देती है, जैसा कि इस मानचित्र से भी स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से इस अगले मानचित्र के अंतर्गत भी हम इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो मध्य भारत है वो गेहूं की कृषि की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इसी के साथ साथ बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर गेहूं की कृषि जो है वो प्रमुख रूप से हो रही है। और इस मानचित्र में ये जो भारत के शीर्ष 10 गेहूं उत्पादक राज्य हैं उन राज्यों को इसके अंतर्गत दिखलाया गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अगली जो फसलें आती है जिनको हम मोटे अनाज के रूप में सम्मिलित रूप में जानकारी ले सकते हैं। इस मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का ये सभी शामिल हैं। इस रूप में यदि हम देखते हैं तो भारत का ये जो क्षेत्र है मानचित्र के अंतर्गत हमें साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मक्का जो है वो हमें इस उत्तरी भारत के अंतर्गत हमें यहाँ पर इसका उत्पादन होता हुआ दिखाई देता है। वहीं ज्वार का उत्पादन हमें इन क्षेत्रों के अंतर्गत, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर मक्का और ज्वार दोनों सम्मिलित रूप में कृषि उनकी की जाती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो राजस्थान अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है मोटे अनाजों की कृषि में। उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अधिक भाग रखते हैं, जहां के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में मोटे अनाजों का प्रतिशत भी हमें अधिक दिखाई देता है। लेकिन यदि हम उत्पादन की दृष्टि से बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 18.76% भाग पर, तो कर्नाटक में 17.57%, वहीं राजस्थान में 11.65%, वहीं आंध्र प्रदेश में 9.89% और उत्तर प्रदेश में 8.85% कुल उत्पादन, भारत के कुल उत्पादन का मोटे अनाज का उत्पादन यहां से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना है कि भारत के अंतर्गत जो खाद्यान्न कृषि है वो मुख्य रूप से होती है। जैसा कि हम पूर्व में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भारत का लगभग कुल उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत 75% से अधिक भाग पर खाद्यान्न फसलें ही बोई जाती हैं। पूर्वी भारत के अंतर्गत मुख्य रूप में चावल की प्रधानता है, वहीं मध्य भारत के अंदर खाद्यान्न फसलों में गेहूं की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त जलवायु दशाओं में परिवर्तन के कारण से कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत हमें मोटे अनाज का भी उत्पादन होता हुआ दिखलाई देता है। तो इस प्रकार से हमने आज खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अगले वीडियो के अंदर हम दूसरे प्रकार की जो फसलें, चाहे वो व्यापारिक हो या तिलहन फसलें हो और पेय फसलें होती हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।